हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 26 अगस्त का करंट अफेयर्स। जिस दिन क्लास आएगी उसके एक दिन पहले का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन की जब तक पूरी घटनाएं ना हो जाएं तो वो अगले दिन तक मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लेट हुई है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वालों का एग्ज़ाम हुआ था तो उनका आंसर की वगैरह बनाने में टाइम लगा। लेकिन जो है कि पर डे क्लास आएगी तो वो आएगी, लेट हो सकती है किसी दिन, बाकी आएगी पर डे। शुरू करते हैं। आज की पहले मेन हेडलाइंस देख लेते हैं क्या क्या है। चीन और भूटान के बीच सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक हुई। परिसीमन आप लोग समझते हो, सीमा का रेखांकन करना है, चिन्हांकन। ठीक है, तो सीमा का रेखांकन की एक सीमा बना ली जाएगी, फिर वो परमानेंट हो जाएगी। तो चीन छोटे देशों के साथ तो कर रहा है, भूटान के साथ, क्योंकि यहाँ पे चीन की चल जाएगी, जैसा वो बोलेगा वैसा भूटान मान जाएगा। इंडिया के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि उनको पता है इंडिया चीज़ें मानेगा नहीं, अपनी बातें मनवाएगा, तो इससे अच्छा विवाद ही बना रहने दो। दूसरा है, इन्फोसिस ने टेनिस के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं महिला, ईगा स्वीटेक, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? इन्फोसिस ने। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस आपकी टॉप आईटी कंपनी है इंडिया की। टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस आती है। आगे आते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI की बात हो रही है। हवाई अड्डों पर विभिन्न टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की। किसने? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्षों की अवधि में 338 पक्षी प्रजातियों में से 60% में गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये रिपोर्ट इंडिया की ही संस्था है जिसने निकाली है। क्या निकाला है उसकी डिटेल हम देखेंगे अभी बाद में। आप लोगों को पता तो चल गया होगा, करंट अफेयर्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हेडिंग्स। हेडिंग्स में जो वन लाइनर्स आप पढ़ते हो छोटे एग्जाम्स के लिए, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन जैसा कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम या हर में आया है कि अब थोड़ा डीपली जाके पूछने लगे हैं, तो इन्हीं हेडिंग्स की डिटेल हम देंगे बाद में। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में। तो 3-4 मिनट में जिसके पास कम टाइम है वो हेडिंग्स पढ़ ले पूरी, वहाँ से काम हो जाएगा। जिसके पास टोटल 10 से 15 मिनट का टाइम है वो पूरा करंट अफेयर्स का डेली देखे और नोट कर सकता है तो चीज़ें भी नोट करे। अगला क्या है आपका? ग्रीस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ग्रीस का वन ऑफ द सर्वोच्च सम्मान है ये। पहले पीएम, मतलब पहले ऐसे विश्व के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे की डिटेल और ज़्यादा हम अभी आगे देखेंगे। अगला क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आइजोल मिजोरम में 100 माइक्रोसाइट्स वो होते हैं मतलब छोटे छोटे अस्पताल टाइप के, परियोजना के तहत पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या करेगा? स्वास्थ्य से ही संबंधित चीज़ें करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें क्या है? अस्पताल, नर्सिंग होम और छोटे क्लिनिक। ठीक है। सातवां क्या है? भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए। इनका जो पहले एक कॉन्टैक्ट हुआ था इनके साथ, ईरान के साथ, सबको पता है कि चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का दखल अभी क्या है ना, इंडिया को अगर मध्य पूर्व में जाना है, अफगानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान के सहारे ही जा सकता है, क्योंकि पीओके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इंडिया का डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो पाकिस्तान का दखल सीधा खत्म होता है चाबहार से, और चाबहार क्या है, इंडिया ही डेवलप कर रहा है अपना पैसे लगा के। थोड़ा डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, थोड़ी सी लाल फीताशाही हो रही है इसमें। वो चीज़ें कभी मेंस के लिए करेंगे तो बाद में बताएंगे डिटेल में। अभी इतना समझो कि ये जो मध्यस्थता प्रावधान था तो इससे कई सारी संधियां रुकी हुई थी, अब ये हटा दिया तो चीज़ें थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगी। इंदौर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक स्वच्छ सिटी का अवार्ड तो इसको मिलते ही रहा है, अभी नेशनल स्मार्ट सिटी का भी अवार्ड मिला है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में, योजना ध्यान रखना क्योंकि मणिपुर की, इसके बाद महाराष्ट्र की, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है। खासतौर से जहाँ पे जीएस का परसेंटेज 25 से 30% है, वहाँ तो कोई भी क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की गई यहाँ पे। आगे चलते हैं। पीएम मोदी 40 साल में ग्रीस का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके पहले इंदिरा गांधी जी गई थी। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे। जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो जापान का है वहाँ से क्या किया? पानी छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि जो परमाणु संयंत्र का न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पानी होता है ना, उसमें ऐसा माना जाता है कि रेडिएशन है। रेडियंस से जो रेडिएशन है उससे क्या होगा कि जो जलीय जीव हैं वो बीमार वगैरह होंगे, उनमें रेडिएशन जाएगा। फिर उनको जो खाएंगे मछली वगैरह, इसको
उनमें पहुंच जाएगा। चीन ने इसलिए इनसे सारे जितने भी समुद्री वो है ना जीव वगैरह जो भी होता था उसका पूरा आयात चीन ने बंद कर दिया इनसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 से बढ़ाकर 500 कर दी। ऑफलाइन, ये ध्यान रखना, ऑफलाइन भुगतान है, इसके लिए कोई इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा भुगतान हो जाता है। तो पहले इसकी 200 थी सीमा, अब 500 कर दी। अब डिटेल में आ जाते हैं। चीन और भूटान के बीच सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक हुई। तो इन्होंने एक आगे अभी चल के कुछ समय पहले इनके बीच में एक सहमति बनी थी कि हम सीमा का परिसीमन करेंगे। एक समिति बनी थी और उस समिति की पहली बैठक हुई। चीन और भूटान ने अपनी विवादित सीमा के परिसीमन पर नवगठित संयुक्त तकनीकी टीम, ठीक है, संयुक्त तकनीकी टीम की पहली बैठक की। चीन भूटान सीमा के परिसीमन पर संयुक्त तकनीकी टीम की बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। जैसे बोला अपने यहाँ बैठक आयोजित करेंगे, दबते तो है नहीं, अटैक करते हैं, चीज़ें अपनी बातें मनवाएंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ हमारा इनके साथ कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है। आगे चलते हैं। इन्फोसिस ने क्या किया, टेनिस की जो वर्ल्ड नंबर 1 थी ईगा स्वीटेक, तो एक तो आपको ये पता चला है कि एक इस टाइम पे टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 कौन है। इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनके साथ और किसको बनाया, राफेल नडाल को भी बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बहुत हाई फीस है इन लोगों की, फिर भी इनको बनाया है। इन्फोसिस क्या है, भारतीय बहुराष्ट्रीय मतलब एमएनसी सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके सीईओ कौन है, सलिल पारेख। पहले कौन थे, नारायण मूर्ति। अब नारायण मूर्ति रिटायर हो गए तो कौन बने, सलिल पारेख। अगला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हवाई अड्डों में विभिन्न टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई। किसने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है। एक दिन के 13 से 14 करंट आपको मिल रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आराम से दिन में एक बार वीडियो देख लिया, मेन पॉइंट एक पेज में नोट कर ली, उतना इनफ हो जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। पुस्तक 19 हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के अग्रभाग, जो टर्मिनल भवन है उनके आगे के भाग को दिखाती है। तो ये एक प्रदर्शनी टाइप की है जो एयरपोर्ट है उनकी, ये इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्षों की अवधि में 338 पक्षी प्रजातियों में से 60% में गिरावट आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी क्या है, बड़े एग्जाम के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट देश भर के 3000 पक्षी प्रेमियों के डेटा पर आधारित है, जो पक्षी प्रेमी हैं, लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, फोटो लेते रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे इन पक्षियों की भारी तादाद देखी थी, अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। ये पक्षी यहाँ पे मिलता था, अब नहीं मिला है कई सालों से। ये पूरी डेटा को इकट्ठा किया गया, उस पर आधारित रिपोर्ट है। किस किस ने की है, 13 सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के एक समूह द्वारा ये प्रकाशित की गई। संस्थान देखो खुद समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संस्थान है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सबसे पुराना है, वन ऑफ द, ठीक है, इसकी। भारतीय वन्यजीव संस्थान इसकी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, सारे देश के टॉप मोस्ट संस्थान शामिल थे, इन्होंने मिलकर रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया कि 338 प्रजातियों में से 204 प्रजातियों में तो गिरावट आई है, 98 स्थिर हैं और 36 में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट है। ग्रीस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो पहले तो ग्रीस के इस अवार्ड को याद रखो, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया। फिर आपको पता चलेगा ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है। 25 अगस्त को ग्रीस की राष्ट्रपति सुश्री कतेरीना, कटरीना भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कतेरीना साकेलारोपोलू, इन्होंने क्या किया, पीएम श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले विदेशी शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही। इसके अलावा पीएम मोदी ने एथेंस में, ग्रीस की राजधानी है, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आइजोल मिजोरम में 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च किया। क्या है आगे, देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है, आपको पता होगा। आयुष्मान भारत क्या है, आयुष्मान भारत के तहत आपको एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा, जो लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं, एक क्राइटेरिया है कि जो सोशल इकोनॉमिक आपका क्या हुआ था, जनगणना हुई थी 2011 की, उसके आधार पर इन्होंने इसमें लोगों को शामिल किया। लगभग 50% परिवार इसमें शामिल है आयुष्मान भारत में, ठीक है।
तो जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको 5 लाख तक का बीमा मिलता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य की अगर तबीयत खराब होती है तो उस एक परिवार को 5 लाख का एक साल में मिल जाता है बीमा। आगे, तो इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसी की अगला इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल मिशन, कि एक डिजिटल आईडी होगी, सारा आपका डेटा ऑनलाइन होगा जिससे आसानी होगी, को तेजी से अपनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा की गई। मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इम्पोर्टेंट है, एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। इसके तहत क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा। मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए। तो इस प्रावधान को जानना इंपॉर्टेंट है। मध्यस्थता कौन करता है? जो इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह होते हैं वो मध्यस्थता, आर्बिट्रेरी कोर्ट होते हैं कुछ, वो करते हैं। तो वहां तक क्या होते हैं, जब दोनों सहमत होते हैं तो वहां तक ले जाते हैं। अब दोनों ने प्रावधान हटा दिया तो दोनों आपसी विवाद आपस में सुलझाएंगे। तो भारत और ईरान के बीच वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेशी अदालतों में मध्यस्थता के प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए। यह चाबहार बंदरगाह से संबंधित दीर्घकालिक समझौते को तैयार करने में आने वाली बाधाओं में से एक थी। मतलब जो दीर्घकालिक समझौता था उसमें एक बड़ी बाधा थी ये, जिसको हटा दिया है। अब चाबहार बंदरगाह के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह। ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है एक, तो ध्यान रखो चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ओमान का जो खाड़ी है उसके तट पर स्थित है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिर ईरान पूरा मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, तो पूरा मध्य एशिया जा सकते हैं। मध्य एशिया से लेके आप यूरोप तक भी जा सकते हो, रूस, यूरोप। तो इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, उसका मेन पार्ट है चाबहार बंदरगाह। इसे भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के पास तो उतना पैसा है नहीं, तो भारत ने मेनली विकसित किया, ईरान ने अपनी ज़मीन दी, थोड़े बहुत पैसा लगाए, बाकी मेन पैसा भारत लगा रहा है। यहाँ पे एक जरांज डेलाराम हाईवे है जो कनेक्ट करता है इस बंदरगाह को अफगानिस्तान की राजधानी से, वो भी भारत ने बनाया था कुछ समय पहले। अब देखते हैं इंदौर का 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। पिछले 6 वर्षों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर, तो लास्ट के 6 वर्षों का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर है। 100 स्मार्ट शहरों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए 2022 का राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इसको मिला है। शहरी कार्य मंत्रालय के सभी मिशनों में इंदौर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे विजेता के रूप में उभरे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूरत दूसरे नंबर की स्मार्ट सिटी है और आगरा तीसरे नंबर की। आगरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम अभी इसके पहले टॉप 10 से भी बाहर था। राज्यों में कौन कौन आगे हैं? तो यही है कि करंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि जो भी आपका करंट में टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जितनी भी जीएस भी आपकी काम की है, जीके काम की है, वो आपको यहीं पे बता दी जाएगी। तो जीएस और जीके मिला के और करंट मिला के 50% की से ज़्यादा तैयारी आपकी यहीं हो जाएगी अगर आप छोटे एग्जाम्स दे रहे हो। अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ के अलावा इसके नीचे के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब में ये काम आ जाएगा आपका। करंट तो ये सब में काम आएगा, लेकिन इसकी जो जीके जीएस है ना, उसका भी काम यहीं से हो जाएगा आपका। आरओ के लिए थोड़ा डिटेल में जीएस पढ़नी पड़ेगी। राज्यों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान और यूपी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। तो राजस्थान और यूपी तीसरे नंबर पर दोनों मिला के संयुक्त रूप से, और एमपी पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे पे। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को सर्वाधिक स्कोर के साथ पहला स्थान मिला है। अब आते हैं, तमिलनाडु सरकार ने 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की है। किसने की? यहाँ के सीएम कौन है? एमके स्टालिन, करुणानिधि के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने नागपट्टिनम जिले के थिरुक्कुबलाई में एक पंचायत स्कूल में योजना का उद्घाटन किया। आज ही आया है कि जो आपका कर्नाटका का शास्त्रीय साहित्य का सर्वोच्च अवार्ड है वो कौन सा है। ठीक है, आज के ही पेपर में आया, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल। इससे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। पीएम मोदी 40 साल में ग्रीस का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो मोदी कहाँ गए थे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, और जोहान्सबर्ग से ही ये कहाँ? ग्रीस चले गए।
40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा होगी। इसके पहले कौन गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी 1983 में। आगे चलते हैं। जापान ने क्या किया? जो इनका फुकुशिमा परमाणु संयंत्र था, यहाँ से पानी छोड़ दिया। हुआ क्या था कि ये जो परमाणु संयंत्र था ये आपका समुद्र के किनारे स्थित है, तट पर। जब आपकी सुनामी आई थी 2011 के आसपास, तो इस सुनामी में क्या हुआ था? भारी नुकसान पहुंचा था और ये रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, तो लोगों ने रेडिएशन ना फैले, आग ना फैले, उससे बचने के लिए पानी भर दिए थे बड़े बड़े टैंकरों में जो यहाँ काम कर रहे थे। वो टैंकरों में पानी भरा तो उसमें भी रेडिएशन आ गया, वो इकट्ठा था। अब वो काफ़ी टाइम से, अब इनकी क्या हो गई कि परमाणु संयंत्र में कितना 10 लाख टन से अधिक पानी अगले 30 वर्षों में छोड़ा जाएगा। इतना पानी यहाँ पे क्या हो गया? इकट्ठा हो गया है। अब जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु निगरानी संस्था है IAEA, ठीक है, इसने क्या किया? जापान को इस संयंत्र का पानी छोड़ने की मंजूरी दे दी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पानी पूरी तरह से सेफ है, कोई इससे नुकसान नहीं है। जापानी सरकार ने कहा कि पानी सुरक्षित हो, इसका लोगों और पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, चूंकि तो इसलिए ये प्रशांत महासागर में छोड़ रहा है पानी। और चीन का मैंने बताया कि चीन ने रिएक्ट किया है, और चीन ने क्या किया कि अपने, चीन सर्वाधिक निर्यात करता था जो भी इनके यहाँ से ये समुद्री वस्तुएं आती थी, ये समुद्री खान पान वाली वस्तुएं आती थी, मत्स्य, झींगा वगैरह ये, और चीन ने इस पर बैन लगा दिया कि हम आयात नहीं करेंगे, इससे खतरा है। तो आज का करंट 26 तारीख का, मीन्स 26 अगस्त का करंट आपका समाप्त हो गया। 27 का कल आएगा। ऐसे ही डेली करंट आएंगे। अपनी एक आदत डाल लो, डेली 4 से 6 के बीच में। अगर कोई और क्लास नहीं आई, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई आंसर की वगैरह नहीं आई, तो नॉर्मल डेज में आपका 4 से 6 के बीच में डेली क्लास आ जाया करेगी। आप तो बस क्लास देखो। इसकी PDF भी जो ग्रुप है GS रिवॉल्यूशन का, GS रिवॉल्यूशन टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे, ग्रुप मिल जाएगा। उसमें इसकी वीडियो डलने के 24 आवर्स बाद आपको मिल जाएगी। डेली आप करंट पढ़ते रहिए, जिसके भी आगे एग्जाम आ रहे हैं। प्लस GS, स्टैटिक GS पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल GS पढ़नी है, तो उसके लिए बैचेज चल रहे हैं। इसके कमेंट सेक्शन में सारी जानकारी होगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगी करंट वाली। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।